वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी की भी कुछ हालत यूं ही हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी वॉर को फंड करने के लिए यही तरीका यूज किया था। पिछले बीते 200 सालों में लगभग 400 से ज्यादा वॉर हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन की वॉर आपस में छिड़ चुकी थी। हाल ही में हुई इंडिया पाकिस्तान की वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका होता है बोरोविंग। बोरोविंग सबसे सिंपल पर एक डेडलीस्ट तरीका भी होता है, क्योंकि बोरोविंग में आप एक दूसरे नेशन से या फिर वर्ल्ड बैंक से आप पैसा उधार लेते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल डेफिनेटली देख लिया होगा कि एक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ वॉर कैसे काम करती है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, पिछले बीते 200 सालों में लगभग 400 से ज्यादा वॉर हो चुकी है, जहां पे कई ट्रिलियंस का लॉस, कई लोगों की जानें और कई सारी इकोनॉमी में क्राइसिस देखने को हमें मिले हैं। पर एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इंडिविजुअल पर्सन, जब क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सब करता है, कोई गोल्ड परचेज कर रहा है, कोई सिल्वर परचेज कर रहा है, और हर एक एंटिटी पे, एक जॉब पे, हर एक चीज पे ड्यूरिंग अ वॉर एक इफेक्ट पड़ता है। हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में चली जाती है, पर इकोनॉमी एक मशीन की तरह है। तो ड्यूरिंग अ वॉर ये देखना होता है कि ये मशीन काम कैसे करेगी, ये रिएक्शन कैसे देगी, वॉर का इफेक्ट इस पे क्या पड़ेगा और इससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज को हम इस वीडियो के एंड तक डेफिनेटली इन डेप्थ में समझेंगे। तो बात है 2022 की, जब मुझे ट्रेड करते हुए काफी साल बीत चुके थे, पर फिर भी वहां पे एक ऐसा ट्विस्ट आया जो मेरे लिए भी नया था, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑलवेज लर्निंग। ओके, जब वो ऐसा फेज आया तब रशिया और यूक्रेन की वॉर आपस में छिड़ चुकी थी। क्योंकि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ काफी अच्छे हैं, कई सारे रीजन है उसके, जिसके अंदर एक मेन रीजन है ट्रेड का, क्योंकि हमारी काफी बिलियंस में रशिया के साथ ट्रेड होती है और एक दूसरे को हम दोनों काफी सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर वो इकोनॉमी कुछ भी बड़ा डिसीजन लेगी, वो ऐसे क्राइसिस में जाएगी, वॉर में जाएगी या उसकी जीडीपी में ग्रोथ होगी, तो उसका डेफिनेटली असर हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। 2022 में हमारे इंडियन मार्केट ने लगातार 3 दिन के अंदर रेड के अंदर क्लोजिंग दी। तब मैं एकदम परेशान हो गया कि यार, अगर मैंने अच्छे स्टॉक बाय कर रखे हैं, अगर मैं ऑप्शंस की ढंग से स्ट्रेटेजी जानता हूं, टेक्निकल और फंडामेंटल मेरे इन डेप्थ में पड़े हुए हैं, फिर भी ये सब काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ड्यूरिंग अ वॉर ये सब चीजें फेल हो जाती है। उससे कोई मतलब नहीं रहता कि आपके फंडामेंटल एनालिसिस कितने अच्छे हैं, आपने टेक्निकल्स में कितना काम किया है। अगर इकोनॉमी क्राइसिस होगा, अगर इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज आएगा, तो और अगर आपका विजन है कि इकोनॉमी में आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए, और अगर इकोनॉमी का डिसीजन है कि वो नीचे जाएगा, तो वहां पे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी से बड़ा कुछ नहीं चलता मार्केट में। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पर ड्यूरिंग अ वॉर ना एक ट्विस्ट रहता है मार्केट में कि इक्विटी के तो भाव गिरते हैं, पर ऑप्शंस के भाव काफी तेजी से ऊपर जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, वहां पे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनमें अगर आपने 1 लाख रुपए उनके पुट डायरेक्शन में लगाए होते, तो एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, वो 1 लाख रुपए 3 करोड़ रुपए बन जाते। बिल्कुल, काश मुझे भी पता होता तो मैं बना चुका होता, पर खैर वो गई बीती बात है। पर आज हम समझेंगे कि ये सब चीजें काम कैसे करती है, ये सब होता कैसे है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इतना बड़ा लॉस हो। 1 लाख से आप चूक जाओगे, 3 करोड़ रुपए बनाने में आप लोग चूक जाओ। तो इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ केस स्टडीज को एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हमारी सबसे पहली केस स्टडी होगी हाल ही में हुई इंडिया पाकिस्तान की वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे हमारे नेशंस के आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो कि 3 से 4 दिन तक चला। आपने इस चीज के बारे में तो सुन ही लिया होगा कि ये आतंकवादियों को जवाब था पहलगांव में जो उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, उसका ये जवाब था। पर इसका एक इकोनॉमी पर्सपेक्टिव भी है कि हमारे मार्केट्स पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या सिर्फ 4 दिन की वजह से कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ इन 4 दिनों का लॉस है 13 लाख करोड़ रुपए। ऑल्दो हमारे मार्केट की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, हमारे मार्केट के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, हमारे इंडिया के अंदर काफी ग्रोथ है, इसलिए वो मैटर नहीं करती, वो काफी छोटा अमाउंट हो जाता है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 4 दिन तक चला, इसके अंदर सबसे हाईलाइटेड पार्ट रहा इंडिया का डिफेंस सेक्टर। क्योंकि आपको पता हो ना हो, पिछले 5 सालों में हमारे डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसने हमारे पैसे को 13 गुना से बढ़ाया है। जहां पे बैंक हमें 6%, एफडी हमें 7-8% और गोल्ड और इक्विटी भी ना हमें 12-13% से ज्यादा रिटर्न जहां नहीं देती, वहां पे इस पूरे स्पेसिफिक एक सेक्टर ने 13 गुना पैसा रिटर्न करके दिया है हर एक साल के अंदर। इसलिए जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब एक डिफेंस सेक्टर काफी हाईलाइटेड पार्ट हो जाता है।
तो 4 दिन के चले इस ऑपरेशन में हमारे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की कॉस्ट आती है 15,000 करोड़ रुपए। पर डे की कॉस्ट है 4,468 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। तो सोचो, अगर एक इकोनॉमी थोड़े से लंबे टाइम के लिए अगर ऐसी वॉर को चालू रख दे, ऐसी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर ले, तो उसका कितना बुरा हाल होगा, वो कितना लॉस झेलेगी। अगर 4 दिन के अंदर ये लोग 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप सोच रहे हो कि एक वॉर कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है। पर एक वॉर का एक्सपेंसिव होना सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पूरी ग्लोबल मार्केट का 12.6% यानी कि 14.3 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ हर साल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खर्च हो जाता है। जो कि जहां पे हमारी अभी इंडिया की जीडीपी ही अगर 4 ट्रिलियन की है, तो सोचो एक वॉर, पूरे नेशंस की वॉर में कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पर अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि वॉर को फंड कैसे किया जाता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और लीगल पर्सपेक्टिव से वॉर को फंड करने के कैसे कैसे तरीके यूज में लिए जाते हैं, और आपको इन तरीकों से ही पता चलता है कि आपको वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। इस चीज के लिए 3 तरीकों का मोस्टली यूज किया जाता है, जिसके अंदर पहला है बोरोविंग का, दूसरा है मनी प्रिंटिंग का, और तीसरा है हाई टैक्सेस कलेक्शन का। एक एक करके इन तीनों तरीकों को समझते हैं और देखते हैं कि इनमें प्रोस और कॉन्स क्या क्या होते हैं। तो आते हैं सबसे पहले तरीके पर, बोरोविंग। तो यहां पे सबसे पहला तरीका होता है बोरोविंग। बोरोविंग सबसे सिंपल पर एक डेडलीस्ट तरीका भी होता है, क्योंकि बोरोविंग में आप एक दूसरे नेशन से या फिर वर्ल्ड बैंक से आप पैसा उधार लेते हैं। हमारे केस में देखा जाए तो जो यूक्रेन है वो यूएसए से ऑलरेडी काफी बिलियंस के अंदर पैसा उधार ले चुका है, और जितने भी उसने आर्म्स और एमुलेशंस यूज करे हैं उनके अंदर काफी सारे उन्होंने वहीं से ही इंपोर्ट किए हैं। सबसे हाईलाइटेड यहाँ पे एक मिसाइल है जिसका नाम FGM-148 जेवलिन है, जिसकी एक क्वांटिटी की कॉस्ट है $1,78,000, और अब तक वो ऑलरेडी 10,000 क्वांटिटी से ज्यादा ले चुका है, जिसकी कॉस्ट 1.78 बिलियन के अराउंड पहुंचती है। पर एक बात यहां ध्यान देने वाली है, जब भी कोई कंट्री ऐसे ज्यादा बोरोइंग कर लेती है तो वो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर चली जाती है, जिसको रिकवर कर पाना काफी हार्ड हो जाता है। और उसको रिकवर करने के लिए मेनली कुछ तरीके यूज होते हैं, जहां पे उनको अपने मिनरल्स बेचने पड़ते हैं, और अपना इंपोर्ट ड्यूटी या फिर जिस नेशन से उन्होंने पैसा उधार लिया है वहां की इंपोर्ट ड्यूटी को 0 रखना पड़ता है। ऐसे कई सारे मेनली तरीके यूज होते हैं। हम आते हैं हमारे दूसरे तरीके पर। किसी भी वॉर को फंड करने के लिए दूसरा तरीका यूज में लिया जाता है टैक्स कलेक्शन का। ये काफी आसान और काफी अच्छा तरीका भी माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से ना फ्यूचर की इकोनॉमी काफी सेफ रहती है। आपकी इकोनॉमी को पैनिक तब तक ही रहता है जब तक कि वॉर चल रही है, और इस तरीके को हमारे केस में रशिया काफी अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। पिछले बीते 25 सालों में से रशिया ने आज 2025 के अंदर सबसे ज्यादा हाई टैक्सेस अनाउंस किए हैं अपनी वॉर को फंड करने के लिए। और किसी भी वॉर को फंड करने के लिए तीसरा तरीका है मनी प्रिंटिंग का। ये सबसे आसान और सबसे बेकार तरीका इकोनॉमिकली माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी को इंस्टेंटली तो बूस्ट कर देगा, इंस्टेंटली आपकी इकोनॉमी में तो पैसा आ जाएगा, पर एक टाइम के बाद सभी लोगों के पास मनी सर्कुलेशन काफी अच्छे लेवल का हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई तो कांस्टेंट रहती है पर उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन और उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन के जोन में जा सकती है। अगर इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन को और भी काफी अच्छे तरीके से समझना हो तो मेरी एक वीडियो है, इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस चीज को और भी बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जर्मनी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी की भी कुछ हालत यूं ही हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी वॉर को फंड करने के लिए यही तरीका यूज किया था। आप वहां की एक फेमस इमेज देखिए जहां पे एक फीमेल अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी के बजाय वहां की करेंसी का यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां की लकड़ी करेंसी से ज्यादा महंगी है। अब तक हमने कई सारे तरीके देखे और वॉर के बारे में सारी बुरी बुरी चीजें देखी कि उससे भुखमरी आ सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। पर एक फैक्टर एक और रहता है जहां पे आपकी इकोनॉमी जैसे पहले चल रही थी वॉर के दौरान उससे तेजी, उससे ज्यादा स्पीड से चलने लग जाती है। आपकी जीडीपी पहले से ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है। वो कैसे? तो चलिए उस चीज को समझते हैं। जब भी एक नेशन वॉर की कगार पे खड़ा होता है, जब भी एक देश दूसरे देश से लड़ रहा होता है,
तब वहां की गवर्नमेंट का पूरा फोकस अपनी आम जनता की कंजम्पशन से हटकर, जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती है, टूथपेस्ट, रुमाल, पेन, पेंसिल, ऐसी कई सारी चीजों से ध्यान हटकर, ऐसी कई सारी चीजों से फोकस वो लोग हटाकर, तब वो अपने बजट का मेजर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट की तरफ ही शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से नए नए इनोवेशंस, हार्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी कई सारी चीजें हमारे सामने आती है और उनका रिजल्ट आती है कई सारी अतरंगी इनोवेशन। अगर देखा जाए तो हमारा जो वॉकी टॉकी है, ये भी एक वॉर के दौरान की इनोवेशन है। एक रेडार टेक्नोलॉजी, ऐसी कई सारी चीजों का इनोवेशन वॉर के दौरान ही होता है। पर जो ये चीजें बनाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉर खत्म होने के बाद मिलिट्री के लिए सीमित नहीं रहती। इनका बाद में कई अच्छी अच्छी जगह यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी किया जाता है। पूरा का पूरा मेडिकल सेक्टर इस चीज से इफेक्ट होता है। नई नई स्पेस टेक्नोलॉजी को डाइवर्ट करने के लिए इन सभी का यूज किया जाता है। फॉर इंफॉर्मेशन, एक जो लेजर टेक्नोलॉजी है और रेडार टेक्नोलॉजी है, ये सब वॉर के ड्यूरेशन के अंदर ही इजाद हुई थी और आज हम देखते हैं कि ये हर एक जगह हमारे हेल्प करती है। मौसम की जानकारी देने के अंदर, ऐसी वगैरह वगैरह कई सारी चीजों में। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीपीएस, जो कि आज की डेट में हमें कई सारे रास्तों में भटकाने के लिए, कई सारे रास्ते दिखाने के लिए काम आता है। तो इसी वजह से आज की डेट में हर एक नेशन का अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर पैसा खर्च करना एक वैल्यूएबल चीज मानी जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आर्म्स, एम्युलेशंस नहीं बना रहा, वो अपने नेशंस की सेफ्टी के लिए नई नई इनोवेशंस और हार्ड मैन्युफैक्चरिंग को भी डिजाइन करती है वो चीज। पर इस डिफेंस को मजबूत करने के लिए हमारा इंडिया अभी पीछे नहीं है। हमारा इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि अपने डिफेंस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, जिसका मेन रीजन है कि हमें हमारी बॉर्डर्स को काफी सिक्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे मित्रों को जानते हैं, कहीं चाइना है तो कहीं पाकिस्तान, और इंडिया का अपने डिफेंस सेक्टर पर इतना पैसा खर्च करना काफी प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर रखना आज की डेट में काफी हाई इंपोर्टेंस बन चुकी है। और ऑल्दो पिछले बीते सालों में हुए इवेंट हमें ये बताते हैं कि इंडिया अब पिछले वाली जो इतनी भी रणनीति रही थी, जहां पे वो हमेशा डिफेंस ही करेगा, हमला नहीं करेगा, एससीओ को वो काफी पहले ड्रॉप कर चुका है। अब ये अहिंसा परमो धर्म से निकलकर अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च की तरफ जा रहा है।